जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में गंभीरता से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास की जो वैसे तो ढेर सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जो एकदम सरल ढंग से इतिहास की एक परिभाषा हो सकती है, उससे शुरू करते हैं कि अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को बिल्कुल सरल ढंग से समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे कि किसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक संक्षिप्त परिचय। तो वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का जो इतिहास है हम टोटली पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानते हैं, और पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में साहित्यिक साक्ष्य तो हैं, लिपि भी है, लेकिन उसको पढ़ने में अभी तक सहायता या सफलता नहीं मिल पाई है, या फिर उसकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति को की गणना जो है इसके अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कर सकते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है, या इसके पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, और लिपि को भी पढ़ने में सफलता मिली है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। तो ये जो है आपका संक्षिप्त परिचय हो गया तीनों का। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह टॉपिक बहुत ही फैक्चुअल है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फैक्ट भरे पड़े हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट को समझते चलें, घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से समझते चलें, उस पर ज़्यादा जोर रहेगा, और साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हीं पे ज़्यादा जोर रहेगा, उस पर आप ध्यान देते चलिएगा। बाकी इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा फैक्ट हैं, और यह एक बोरिंग टॉपिक है, पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपको इसको बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी को इस टॉपिक में समस्या होती है। तो यहाँ से अगर आपने 2 प्रश्न 5 प्रश्न ज़्यादा सही कर लिए तो आप दूसरों से काफ़ी आगे हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पाषाण काल की बात करते हैं। तो पाषाण काल को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो इसमें भी सबसे पहला जो पुरापाषाण काल है उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है पूर्व या फिर निम्न पुरापाषाण काल, जिसे उच्च पुरापाषाण काल भी कहा, जिसे पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल पहला हो गया। दूसरा हो गया मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा हो गया उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें से हम एक जो है एक एक करके इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पहला कौन सा है? पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल। इसका समय क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक। तो इसके उपकरणों की अगर बात किया जाए तो इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, या फिर जिसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान वाले जो पंजाब का एरिया है, वहाँ सोहन नदी, जो कि ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, वहाँ से इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और डी.एन. वाडिया, जो कि सोहन घाटी के पितामह भी कहे जाते हैं, ने इस संस्कृति का उत्खनन कर
यहाँ से उपकरण यानी सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया। और सोहन संस्कृति का जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया वो है एच.डी. टेरा 1936 ईस्वी में करते हैं। दूसरा कौन सा है संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत? वो है हस्त कुठार संस्कृति या फिर इसे एस्विलियन संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति के उपकरण सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 ईस्वी में मद्रास के पास एक जगह है जिसे पल्लोरम कहा जाता है, वहाँ से इनको प्राप्त हुआ था। और 1863 में ही आगे मद्रास के समीप ही एक जगह और है अतिरमपक्कम, वहाँ से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर 1864 से पल्लवरम से फिर उपकरण प्राप्त हुए हैं। हस्त कुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। राजस्थान में एक जिला है चित्तौड़गढ़, वहाँ से सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे प्रमाण मिले हैं। अब इस काल में पूरा पाषाण काल के जो कौन कौन से प्रमुख औजार हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला हो गया हस्त कुठार कुल्हाड़ी, फिर विदारणी, गणासा, खंडक। ये प्रमुख जो है उस समय के पूरा पाषाण या निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार थे। और ये बने किसके होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे और मनुष्य एकदम कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। और निम्न पूरा पाषाण काल के स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने सोहन नदी घाटी की चर्चा किया ही ऊपर। कश्मीर से भी मिले हैं, थार का रेगिस्तान राजस्थान से मिला है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है, भीमबेटका नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिले हुए हैं। फिर साउथ में हम बिल्कुल चलते हैं तो तमिलनाडु में पल्लवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरै, मांजान, कारनई से प्राप्त हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश में ही हथनोरा से होमो इरेक्टस प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला हुआ है। यह भारत में खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है और यहीं से हथनोरा से ही हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। आंध्र प्रदेश में बात करें तो कर्नूल, गिद्धलूर, करीमपुरी, नागार्जुन कोंडा से निम्न पुरापाषाण काल के स्थान प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में इसामपुर से पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था ही यहाँ पर। मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी में सिहावल एक जगह है, वहाँ से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध और केरल को छोड़कर लगभग सभी स्थानों से निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष या उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे है मध्य पुरापाषाण काल। 10 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। मध्य पुरापाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज एच.डी. संकालिया ने गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी घाटी में निवासा स्थल से किया था। कार्बिन द्वारा खोजे गए मध्य पुरापाषाणिक स्थल चिस्की जो कि महाराष्ट्र के निवासा में स्थित है से पहले पुरापाषाणिक शिविर और उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मोस्तारी संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल से ही संबद्ध है। मध्य पुरापाषाण काल के जो प्रमुख उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं? फलक, वेधनी, वेधक, शुल्क से बनी खुरचनी इत्यादि। इसके उपकरण सल्क पर आधारित थे। एक इसके बने हैं, अभी तक आपने निम्न पुरापाषाण काल में देखा था कि वो क्वार्टजाइट के बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये उपकरण चार्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों के बने हैं। इस काल में प्रधानता फलकों की थी, इसलिए इसे यानी मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। खुरचनी एवं वेधक सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण थे, इसलिए इसे खुरचनी वेधक संस्कृति भी कहा जाता है। अब मध्य पुरापाषाण काल के स्थानों की बात किया जाए तो बहुत सारे स्थान हैं। महाराष्ट्र में निवासा है, बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू है। मैं जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं का नाम लूँगा। उत्तर प्रदेश में चकिया हो गया, सिंगरौली हो गया, बेलन घाटी हो गया,
मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हो गई, गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान में जो है अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील एवं थार मरुस्थल से मध्य पाषाणकालीन उद्योगों या उपकरणों को वीएन मिश्र हैं ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। अब तीसरे पे आते हैं उच्च पुरापाषाण काल। तो इसका समय क्या है? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो उच्च पुरापाषाण काल के औजार फलक पर आधारित थे। यह फलक एवं तक्षणी संस्कृति कहलाती थी। इसे चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। फलक ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में वो चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। अब उच्च पुरापाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? तो झारखंड में सिंहभूम हो गया, मध्य प्रदेश में मेनली देखा जाए तो भीमबेटका हो गया और बाघोर हो गया, महाराष्ट्र में पटने, भदणे, इनाम गांव हो गया, आंध्र प्रदेश में करनूल हो गया और प्रकाशम जिले में पलेरू घाटी हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, कर्नाटक में सोरापुर दोआब, मल्लादगी एवं मेरलमई, गुजरात में विसदी, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, भीमबेटका, यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका से की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पहली बार गुफाओं में चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यद्यपि भीमबेटका में गुफा चित्रकार कला की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में चित्र जो है मध्य पाषाण काल के हैं। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने किसके बारे में देखा? पूरा पाषाण काल के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें उसके 3 भाग थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। इसकी खोज 1867 में कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में की थी। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है। अब इस काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं कौन से हैं? गुजरात में लंघनाज बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, गिद्धलूर, कर्नाटक में बिल्लारी में संगनकल्लू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और तमिलनाडु में तिन्नेवेली, पश्चिम बंगाल में बर्धमान में बीरभानपुर, मध्य प्रदेश में रायसेन में भीमबेटका एवं आदमगढ़, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में मोरहाना, लिखैया, इलाहाबाद में चौपानी मांडो, प्रतापगढ़ में सराय नाहर, राय मादा, दमदमा, राजस्थान में बागोर जो कि भिलवाड़ा में पड़ता है, तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से लगभग 500 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। वीएन मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल बागोर से, जो कि भिलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। बागोर से नरकंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि, यानी जो अंतिम संस्कार होता है, के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से जंगली एवं पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां भी मिली हुई हैं। यहाँ से ही जंगली चावल, हस्त निर्मित मृदभांड, अन्नागार के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले हैं। ये जंगली चावल हो गया है, हस्त निर्मित मृदभांड हो गया, अन्नागार के साक्ष्य, ये सभी चौपानी मांडो इलाहाबाद से मिले हुए हैं। मध्य पाषाण काल के पालतू जानवरों में कुत्ता सबसे प्रमुख था। मध्य पाषाण काल में धनुष बाण, लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर से जो गुफाओं से समृद्ध चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनके विषय मुख्य रूप से पशुओं पर आधारित हैं। सराय नाहर से प्राप्त
मानव जीवाश्म, प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भारत से आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में हुआ था। अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पुरापाषाण काल में हुई, किंतु इसका नियमित प्रयोग नव पाषाण काल में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम से दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। अब हम पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग 1865 में जॉन लुबाक ने किया था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है एवं इसे अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज की बात किया जाए तो इसकी खोज ले मेसूरियर ने 1860 ईस्वी में टोस नदी घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में किया था। टोस नदी घाटी से प्राप्त प्रथम उपकरण नवपाषाण युग का ही था, जो कि एक सेल्ट था। भारत में प्रथम नवपाषाण कुठार 1842 ईस्वी में मिडोस टेलर को कर्नाटक में लिंगसुगुर एक जगह है, वहाँ से मिला हुआ है। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार है। इस काल के यानी नवपाषाण काल के उपकरण पालिश किए हुए पत्थरों के बने हुए हैं, अतः इसे जो है पालिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कहा जाता है। नवपाषाण काल में ही कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत होती है। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है। जौ और मटर की भी खेती शुरू हुई थी नवपाषाण काल में ही। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, या बोलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार एवं रोटी की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के मिले हैं। बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ में गेहूं एवं कपास की खेती होती थी। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से 7 पुरातात्विक स्तर प्रकाश में आए हैं। यहाँ से बकरी के साथ मालिक को दफनाने एवं अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ के नवपाषाण कालीन चरण की कुछ विशेषताएं थीं कि कच्ची ईंटों के सिगार के आकार में घर, अंगीठियों से युक्त मकान, चकमक पत्थर पर आधारित प्रस्तर उद्योग मिला हुआ है। कश्मीर के नवपाषाणिक स्थलों की बात किया जाए तो कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा आपका बुर्जहोम और दूसरा गुफ कराल है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी कुछ और भी स्थल हैं, लेकिन ये ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुर्जहोम का अर्थ क्या है? भुर्ज, वृक्ष का स्थान। बुर्जहोम के लोग खुरदरे धूसर मृदभांड का उपयोग करते थे। बुर्जहोम में कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत में किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल पर नहीं थी। छिद्रयुक्त हार्वेस्टर तथा एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र बुर्जहोम में मिला है। गुफ कराल की बात करते हैं। ये कश्मीर में पुलवामा जिले में स्थित है। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल के लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। गुफ कराल से अनाज पीसने एवं वस्त्र सिलने की विधि से भी परिचित होने के प्रमाण मिले हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लेता है। अलंकृत हार्वेस्टर एवं तांबे की हेयरपिन गुफ कराल से
मिली है। कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थलों की विशेषताएं क्या है कि गर्ता आवास या गड्ढों में बनाए गए आवास, यानी जमीन को खोद के वो जो घर बनाए जाते थे, आवास बनाए जाते थे, वैसे अनेक प्रकार के मृदभांड मिले हैं, पत्थर और हड्डियों के औजार मिले हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति, यानी लघु पाषाण उपकरण जो है का यहाँ पे पूर्णतः अभाव रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के नवपाषाण कालीन स्थलों की बात करते हैं तो चिराद बिहार में पड़ता है। नवपाषाण कालीन स्थल से यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। चिराद से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। चिराद से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं बल्कि हड्डी के उपकरण मिले हैं, वो भी हिरण के सींगों के ज्यादा हैं। चिराद है कहाँ स्थित, तो गंगा, सोन, गंडक, पापरा नदी के संगम पर स्थित है, बिहार में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के स्थलों की बात किया जाए तो इलाहाबाद में कोल्डिहवा है, मागहा, महागरा भी इसे कहा जाता है, तथा पंचोह अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल हैं। कोल्डिहवा से नवपाषाण काल के साथ ताम्र एवं लौह कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व का चावल की खेती का प्रमाण मिलता है। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, से लगभग, जो कि संत कबीर नगर जिला में पड़ता है लहुरा देव, 9000 से 8000 ईसा पूर्व का चावल की खेती का नवीनतम साक्ष्य मिला है। यानी भारत में अगर देखा जाए खेती का प्राचीनतम साक्ष्य तो वो है लहुरा देव, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त खेती के साथ 7000 ईसा पूर्व के हैं। कोल्डिहवा और महागरा से वृत्ताकार झोपड़ियों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से टोकरी की छाप वाले हाथ से बने अनगढ़ मृदभांड प्राप्त हुए हैं। महागहा से मवेशी के खुरों और खांटों के निशानों से युक्त पशुबाड़ा एवं गौशाला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा, चौपानी, मांडो, महागरा नामक स्थानों से अन्न संग्रह के और अन्न उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में ही स्थित महागरा से भी चावल की खेती का साक्ष्य मिला हुआ है। फुट ने सर्वप्रथम इन टीलों का संबंध नवपाषाण काल से बताया है। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थलों से राख के टीले कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, सभी जगहों से नहीं हैं दक्षिण भारत में। तो वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। तो पहला कर्नाटक में पिकली हल है, संगन कोल्लू है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और साथ में ब्रह्मगिरी भी हो गया। आंध्र प्रदेश में उतनूर पलवाय है। बुधिहल से क्या है, सामुदायिक भोजन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टेक्कल कोट से सोने की लटकन, कान की बालियां मिली हुई हैं। 2001 ईस्वी में पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु स्थित ओदेश में शिशु कपाल प्राप्त किया है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तमिलनाडु में आदिच नल्लूर में ऐसी बहुत सी कब्रें मिले हैं जिसमें शवों की हड्डियों को रखकर दबाया गया है। असम और मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। मृदभांड सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बनने लगे थे, क्योंकि खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हो गई तो लोगों को अन्न रखने के लिए या संग्रह करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए मृदभांड बनना शुरू हो गया। पहले आरंभ में जो मृदभांड बनना शुरू हुआ वो हाथ से बनाए जाते थे, और बाद में चल के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग
किया जाने लगा। इन बर्तनों में पालिशदार काले मृतभांड, धूसर मृतभांड और मंद वर्ण मृतभांड शामिल हैं। अब नवपाषाण कालीन औजारों की बात किया जाए कि कौन कौन से उपकरण थे, तो सेल्ट हो गया, कुल्हाड़ी एक्स, वसूले हो गया, छेनी हो गया, ये प्रमुख जो है उपकरण थे। नवपाषाण कालीन लोगों की अगर उपलब्धियों की बात किया जाए तो जानवरों को पालतू बनाना एक उपलब्धि है या प्रक्रिया वैसे तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू हो गई थी, तथा पशुपालन के समय जो है बाद में कृषि शुरू हो गई। फिर दूसरा कृषि की शुरुआत हो गया, स्थिर ग्राम में जीवन, ये बहुत बड़ा जो है पॉइंट रहा है कि लोग अब एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। नवपाषाण काल के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे, तो रागी हो गया, कुल्थी हो गया, चावल हो, गेहूं, जौ, मटर, कपास इत्यादि उपजाते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।